हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप लास्ट तक देखना। और साथ ही में जो भी मैं डिस्क्रिप्शन जिस भी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन कराता हूं उनको आप जरूर ध्यान से सुनना, जरूर आप ध्यान से देखना और आप उसी समय उसे याद कर लेना। ओके, तो चलिए, बोलने को कुछ है नहीं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर प्रोपाउंडेड बाय। जो 14 सिद्धांत मैनेजमेंट के दिए गए, प्रबंधन के जो 14 सिद्धांत दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, और आप सभी को पता होगा ये। ठीक है, ये कौन है? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने ही दिया है, 14 प्रिंसिपल दिया है मैनेजमेंट के। ये कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क है और स्पेशलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, unity of command, unity of direction, subordinate of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equality, stability of tenure of personnel, initiative and split the corps। तो ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल 14 सिद्धांत हैं मैनेजमेंट के, जो कि उनके द्वारा दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द डिसीजन थ्योरी अप्रोच वाज। क्या है कि डिसीजन थ्योरी जो अप्रोच है वो किनके द्वारा दिया गया है? हेनरी मिन्सबर्ग, हेनरी फ्योल, चेस्टर बर्नार्ड या हर्बर्ट सिमोन। तो ये जो डिसीजन थ्योरी ऑफ अप्रोच दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है, हर्बर्ट सिमोन के द्वारा दिया गया है डिसीजन थ्योरी अप्रोच। Herbert Simon was the pioneer in the field of decision theory approach of management. His renowned work, Administrative Behavior, a study of decision-making process in administrative organization, was published in 1947. तो 1947 में इन्होंने हर्बर्ट सिमोन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो हर्बर्ट सिमोन थे, ये इन्होंने क्या दिया था? डिसीजन थ्योरी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट दिया। आपको याद रखना, डिसीजन थ्योरी ऑफ अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने 1947 में हर्बर्ट सिमोन के द्वारा ही दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इज नॉट द अल्टरनेटिव टर्म ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच का अल्टरनेटिव टर्म नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच का अल्टरनेटिव टर्म नहीं है। तो यहाँ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, बिहेवियरल साइंस अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है या लीडरशिप अप्रोच है। तो ये है सिचुएशनल अप्रोच, ये अल्टरनेटिव टर्म नहीं है। यानी अल्टरनेटिव टर्म कौन कौन से हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को और भी क्या कहा जा सकता है? तो ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहा जा सकता है, बिहेवियरल साइंस अप्रोच कहा जा सकता है और लीडरशिप अप्रोच कहा जा सकता है। तो ये तीन चीज़ है जो ह्यूमन बिहेवियर के अप्रोच को दिखाने का काम करती है, उससे रिलेटेड ये टर्म्स हैं। ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच है जिसको ह्यूमन रिलेशंस, लीडरशिप या बिहेवियरल साइंस अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच मतलब ह्यूमन रिलेशन, लीडरशिप और बिहेवियर साइंस। अब इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है बिहेवियर अप्रोच को। एक है जो इंटरपर्सनल बिहेवियर है और एक है ग्रुप बिहेवियर। दो तरह के बिहेवियर अप्रोच में बांटा गया है ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को। एक है इंटरपर्सनल अप्रोच है और एक है ग्रुप बिहेवियर अप्रोच है। तो ये दो भाग में बांटा गया। और ये जो थ्योरी है ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच का, जो ये थ्योरी है, स्कूल है, ठीक है, जिसको लोग मानते हैं, तो कौन कौन से है? तो एल्टन मायो है, अब्राहम मैस्लो है और डॉगलस मैकग्रेगर है। ये तीनों इसी ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को, स्कूल को मानते हैं, यानी उसी के सिद्धांत को ये मानते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच के सिद्धांत को एल्टन मायो, अब्राहम मैस्लो और डॉगलस मैकग्रेगर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी ये तीन याद रखना है कि एल्टन मायो, अब्राहम मैस्लो और डॉगलस मैकग्रेगर, ये तीनों ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को मानते हैं। और ये ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच है वो दो भाग में बटा हुआ है, इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच और ग्रुप बिहेवियर अप्रोच बटा हुआ है। और ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को ही ह्यूमन रिलेशन या लीडरशिप या बिहेवियरल साइंस अप्रोच कहते हैं। ठीक है, देन क्या है कि थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप बाय। अब कह रहा है कि थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा कि हेनरी फ्योल क्या था, वो बिहेवियर अप्रोच को, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन है,
यानी ह्यूमन से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन का मतलब ही हुआ कि ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड होना। तो इसके डेवलप कौन करेंगे? तो इसमें डॉगलर मैकग्रेगर है, एल्टन मायो है, हेनरी फ्योल है या एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो इसको करते हैं एल्टन मायो करते हैं, ठीक है। एल्टन मायो साइकोलॉजी, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का ये जो थ्योरी है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसको डेवलप किया एल्टन मायो ने। ओके, नेक्स्ट है मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर प्रोपाउंडेड द फ्लोइंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैक्स वेबर का कौन सा थॉट है? मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा इनका थॉट है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल का है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल का है, ब्यूरोक्रेटिक स्कूल है या कंटिजेंसी स्कूल है? तो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर का रिलेशन है ब्यूरोक्रेटिक स्कूल से। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक स्कूल। मैक्स वेबर जो कि एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, वॉज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मैक्स वेबर एक सोशोलॉजिस्ट थे और वो ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते थे। ही वॉज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑथोरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द पावर एंड ऑथोरिटी। यही थे इनका जो थ्योरी दिया हुआ ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास पावर होना चाहिए, किसके पास ऑथोरिटी होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब ही होता है क्या, जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए हैं, जो बड़ी ऑथोरिटी लिए हुए हैं, उन्हीं को तो ब्यूरोक्रेटिक कहा जाता है। तो जो ऑथोरिटी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑथोरिटी रखा हुआ है, उसको किस प्रकार से स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसका पावर का क्या विभाजन होना चाहिए, इन सारी बातों को मैक्स वेबर ने अपने ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी में उन्होंने बताया। देन है कि द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द सोशल सिस्टम स्कूल वाज। अब कह रहा है सोशल सिस्टम स्कूल के मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, किन्होंने ये स्कूल को फॉलो किया या किन्होंने इस स्कूल को दिया, इस थॉट को दिया, सोशल सिस्टम स्कूल। तो ये है हेनरी मिन्सबर्ग, हेनरी फ्योल, चेस्टर आई बर्नार्ड या हर्बर्ट सिमोन। तो ये है चेस्टर आई बर्नार्ड, ये है सोशल सिस्टम स्कूल से रिलेशन रखते हैं। आपको याद रखना है सोशल सिस्टम स्कूल किसने दिया? चेस्टर आई बर्नार्ड ने दिया है। चेस्टर आई बर्नार्ड द फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल, सोशल सिस्टम स्कूल के फादर, इनके जनक हैं। इन्होंने डेवलप किया है अ थ्योरी ऑफ कॉपरेशन एज अ system in which people are able to communicate with one another and willing to coordinate their efforts to a unified end result। ठीक है, तो नाम से ही पता चला कि सोशल सिस्टम स्कूल यानी लोग क्या होंगे, आपस में सोशल होंगे, आपस में कोऑपरेटिव होंगे, आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे और अच्छे से कम्युनिकेट करने से क्या होगा, उनका जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट कैसा निकलेगा, यूनिफाइड निकलेगा, एक सिंगल रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, एक साथ जब इफर्ट लगाएंगे, मिलकर काम करेंगे, कम्युनिकेट करके करेंगे, कोऑपरेशन करके करेंगे, तो क्या होगा, एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, एक यूनिफाइड एंड रिजल्ट निकलेगा। और ये सिद्धांत सोशल सिस्टम स्कूल का है, जिसे दिया है चेस्टर आई बर्नार्ड ने। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप द पिरामिड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड्स। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है, सो फिर से आप देखो, अगर आप पहले आपने नहीं देखा है तो, कि किसने ये बताया है, इन्होंने एक पिरामिड दिया है, उस पिरामिड में क्या है, पिरामिड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड्स। यानी सिंपल सी बात है, न्यू थ्योरी किसने दी है, मोटिवेशन ऑफ नीड थ्योरी किसने दी है? पीटर ड्रकर है, H.W. आइसनेक है, हेनरी फ्योल है या अब्राहम मैस्लो है? तो अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी ऑफ नीड दी है, मोटिवेशन ऑफ नीड दी है, जिस पिरामिड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड्स, यानी किसी भी तरह से बोल लिया जाए वो क्या है, किसके द्वारा दिया गया, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया, एक पिरामिड बनाया गया है। ठीक है, तो ये 1954 में इनके द्वारा दिया गया और उसमें क्या है, उस पिरामिड में उन्होंने बेसिक नीड्स के बारे में बताया, मोटिवेशन ऑफ नीड्स के बारे में बताया कि एक इंसान को कब मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो इसको उन्होंने बताया एक पिरामिड के जरिए, जिसमें फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, सोशल है, स्टीम है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये पिरामिड है। सबसे पहले जो नीचे होगा वो होगा फिजियोलॉजी, फिर सिक्योरिटी, सोशल, इस ईगो को स्टीम भी कहेंगे, और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जो फिजिकल होगा यानी सबसे पहले जो इंसान की नीड होगी वो क्या होगी, उसको खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, रहने मिल जाए, तो वो हो जाएगा उसका फिजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड हो जाएगा। फिर जब वो मिल जाएगा तो फिर उसको मोटिवेशन आएगा कि अब उसको क्या करना है, अब वो
उसको सिक्योरिटी रहे, यानी उसको घर मिल जाए, उसको सेफ्टी रहे, कोई इसको मार्क नहीं चला जाए। तो इस तरह की चीज़, वो चीज़ों के लिए वो मोटिवेट होगा। जब जब उसको वो मिल जाएगा तो फिर वो क्या चला जाएगा, सोशल। ठीक है, अब वो चाहेगा कि लोग मुझसे प्यार करें, मैं लोगों को उससे प्यार करूं, लोग मुझसे कनेक्टेड रहें, यानी सोशल होना चाहता है, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, इसलिए वो सोशल होना चाहता है। जब वो भी उसको मिल जाएगी तब वो आएगा, उसके अंदर ईगो आएगा, यानी उसके अंदर एक सेल्फ स्टीम आएगी। वो चाहेगा कि मुझे पावर मिल जाए, मुझे रिकॉग्निशन मिल जाए, मेरी पहचान आ जाए। तो ये चीज़ वो तब इस स्टेज में आ जाएगा। जब इसको ये भी मिल जाएगा तब वो आगे उसके मोटिवेशन बढ़ेगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। वो अपने अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करेगा, अपने अंदर नए नए चीज़ों को वो सीखेगा। तो इस तरह से, ताकि सीखने के बाद, स्किल को डेवलप करने के बाद उसको एक क्या अंतरात्मा में उसको शांति लगे। ठीक है, उसको क्या लगे, उसको अंदर अंतरात्मा में शांति लगे, वो लगे कि हाँ मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब मैं किसी और के लिए कुछ करूँगा। तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये दिया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज कंसीडर द लीस्ट मोटिवेटर। सबसे कम मोटिवेशन किस में मिलता है। ठीक, सबसे छोटा वाला, यानी जो सबसे नीचे बेस वाला है वो कौन है, सोशल है, सिक्योरिटी है, फिजियोलॉजिकल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो सबसे पहला क्या है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे लीस्ट मोटिवेटर है, वो क्या है, फिजियोलॉजिकल है, यानी सबको वो क्या है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो सबसे कम लीस्ट मोटिवेटर है। और जब वो मिल जाता है उसके बाद फिर उसको सेफ्टी की ओर बढ़ता है, फिर आगे ईगो सोशल आता है, ईगो आता है, स्टीम, सोशल स्टीम आता है, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो इस तरह से वो अपनी इसे ही कहा गया है क्या, मोटिवेशन ऑफ नीड थ्योरी जो दिया गया मैस्लो के द्वारा। मोटिवेशन किस प्रकार से जरूरत अपनी पूरी करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ देख लो सबसे नीचे क्या है, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स सिग्मा वॉज डेवलप बाय। सिक्स सिग्मा किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला, आईबीएम या ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये किया गया मोटोरोला कंपनी के द्वारा सिक्स सिग्मा को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा है इज अ सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। किस प्रकार से इंप्रूवमेंट किया जाएगा उसी के लिए एक टेक्निक दिया गया है। और पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया एक इंजीनियर बिल स्मिथ, जो कि मोटोरोला कंपनी में काम करते थे 1986 में। तो 1986 में बिल स्मिथ ने सिक्स सिग्मा दिया है, जो कि एक टेक्निक है, एक टूल है, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब जो ये टर्म सिक्स सिग्मा है ये स्टैटिक्स से लिया गया है। ठीक है, और स्टैटिक्स में इसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिक्स सिग्मा क्या है, एक टूल है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का, बिल स्मिथ ने दिया है 1986 में, जो कि मोटोरोला कंपनी में काम करते थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, द करेक्ट सीक्वेंस। अब ये जो सिक्स सिग्मा का थ्योरी है, ये जो टूल है, इसको अपनाने के लिए 5 स्टेप पूरा किया जाता है। वो 5 स्टेप्स क्या है, तो 5 स्टेप क्या है इसमें, ये है डिफाइन, एनालाइज, मेजर, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, DAMIC। DAMIC है डिफाइन, एनालाइज, मेजर, इम्प्रूव और कंट्रोल। ये 5 स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। ठीक है, तो याद रखना है क्या, कभी कभी सिक्स सिग्मा में 5 स्टेप होते हैं, कभी कभी 6 स्टेप दिए होते हैं। ठीक है, अगर 6 स्टेप की बात की जाए तो पहले रिकॉग्नाइज, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, इस तरह से आएगा। क्या आएगा, रिकॉग्नाइज, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। जब अगर 6 ऑप्शन में हो तो ये रिकॉग्नाइज आएगा, अगर 5 ऑप्शन होगा तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल ये होगा। कभी कभी क्या होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल के जगह पर वेरीफाई भी दिया होता है। ठीक है, तो वो भी सही होगा। तो जब उस तरह से ऑप्शन आएगा तो वेरीफाई भी हो सकता है कभी कभी। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल की जगह पर वेरीफाई, तो हो जाएगा DMAIV। ठीक है, तो DMAIV और DMAIC, तो ये दोनों ये तीनों चीज़ें सही है। ठीक है, और ऑप्शन में उसी तरह से देगा, आप घबराइएगा नहीं कि सब एक ही साथ दे देगा, ऐसा नहीं देगा, क्योंकि तीनों अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछना, ज़रूर कमेंट करना, और आप तैयारी करते रहो अब, क्योंकि टाइम भी कम है, ख़त्म ही है टाइम। तो चलिए ठीक है।